हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने जा रहे हैं कनाडा वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और ये कंपैरिजन हम करेंगे मल्टीपल फैक्टर्स जिसमें वेदर, अर्निंग का पोटेंशियल, पीआर के प्रोस्पेक्ट्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग, और इसके अलावा डिफरेंट और फैक्टर्स को हम कंसीडर करेंगे। और ये कंपैरिजन दोनों तरह के लोगों के लिए है कि जो डायरेक्टली पीआर पे कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं, या वो लोग के जो स्टडी का राउट लेके कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे हैं। तो हम काफ़ी डिटेल के साथ एक एक पॉइंट को पकड़ के और उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा कंट्री इन दोनों में से बेहतर है आपके लिए, इस टोटल एनालिसिस की बेस के ऊपर। और मैं शुरू में एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जो भी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ये बेस्ड अपॉन मेरा रियल टाइम एक्सपीरियंस ऑफ लिविंग इन कनाडा, और यहाँ पे पीआर के प्रोसेस से गुजरने के बाद और सब चीज़ें करने के बाद मुझे मिला। और जो ऑस्ट्रेलिया का मेरा सारा एनालिसिस है वो बेस्ड अपॉन मेरी रिसर्च और उन लोगों के साथ डिस्कशन जो कनाडा जो कि ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट रीजन्स में मौजूद हैं, तो उसकी बेस के ऊपर मैं ये एनालिसिस कर रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, ये कंपैरिजन करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए, कुछ साल कबल तक कनाडा में आना एक बड़ी हॉट फेवरेट डेस्टिनेशन कंसीडर की जाती थी। जो लोग स्टडी का राउट लेके आते थे, क्योंकि यहाँ पे रिलेटिवली पीआर मिलना बहुत आसान थी ऑस्ट्रेलिया के कंपैरिजन में। लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट ने जैसा कि रिसेंटली अपनी पीआर की पॉलिसीज को रीवैम्प कर दिया है, बड़ा ही उन्होंने इसमें रिस्ट्रक्चरिंग की है। अब पीआर के प्रोस्पेक्ट्स कनाडा में स्टूडेंट्स के लिए कतन वैसे नहीं रहे जो कि 2 3 4 साल पास्ट में अगर जाएं। अभी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली वो उन्होंने इसको बड़ा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया पॉलिसीज़ में। तो इसलिए ये ज़रूरी हो गया जानना कि जबकि कनाडा में भी अगर पीआर ही एक एक जो एडिशनल बेनिफिट मिलता था दुनिया के दूसरे मुल्कों में स्टडी से बेहतर, ये इसलिए प्रेफर किया जाता था स्टूडेंट्स की तरफ से। अब अगर एक वो भी आपको एक जो कम्पिटिटिव एज कनाडा में नहीं मिल रहा, तो फिर क्या फैक्टर्स हो सकते हैं कि जिसमें आप कंपेयर करें कि इज इट स्टिल वर्थ। और इसमें हम इस एनालिसिस में ये सारी चीज़ें देखेंगे। दोस्तों, हम स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टडी के राउट पे अगर आपने जाना है तो उसमें कॉस्ट कितनी इन्वॉल्व है। देखिए, अभी कनाडा ने रिसेंटली कुछ पॉलिसीज चेंज की हैं, तो उसमें जीआईसी एक अमाउंट होती है। एसडीएस स्टडी स्ट्रीम पे जब आते हैं कनाडा के लिए, तो आपने जीआईसी की अमाउंट अपने अकाउंट में शो करवानी होती है। ये वीज़ा अप्लाई करने की एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कनाडा के लिए। स्टडी वीज़ा की मैं बात कर रहा हूँ। और जीआईसी की अमाउंट पहले $10,000 होती थी, कैनेडियन डॉलर। वो रिसेंटली कैनेडियन गवर्नमेंट ने बढ़ाकर $20,000 कर दी है। तो वो आप उसको अपनी करेंसी के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट करवा कर लें, देख लें अगर आप इंडिया में या पाकिस्तान में जो भी उसमें। अगर मैं पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो ऑलमोस्ट लगभग 40-42 लाख रुपया बनता है। इंडिया में शायद वो लगभग 12-13 लाख रुपया बनता होगा। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में कोई ऐसी कोई जीआईसी की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। और इसके साथ साथ कनाडा में एक जिस भी इंस्टीट्यूट में आते हैं उनकी एक ये भी रिक्वायरमेंट होती है कि पहले साल की आपने पूरी फ़ी देनी है। अब ये भी एक डिफरेंस है, ऑस्ट्रेलिया में शायद ऐसी भी कोई रिक्वायरमेंट पूरे साल की नहीं है। तो डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ फ़ी जो है और जो इनिशियल आपकी एक इन्वेस्टमेंट है वो कनाडा में ज़्यादा है। हमने अब फ़ी स्ट्रक्चर को तो देख लिया और आने की हमने एक इन्वेस्टमेंट भी देख ली स्टडी के राउट पे। अब हम देखते हैं कि जनाब इसमें अर्निंग का क्या पोटेंशियल है। देखिए, कनाडा में इस वक्त मैं खुद ओंटारियो में मौजूद हूँ, इससे पहले मैं अल्बर्टा में भी रह चुका हूँ। और जो स्टूडेंट्स आते हैं काफ़ी ज़्यादा ओंटारियो में ही, क्योंकि पहले तो 50-60% स्टूडेंट्स जो कनाडा में आ रहे थे वो ओंटारियो में ही आते थे। अब ओंटारियो की अगर आज की घड़ी की मैं बात बताऊं तो मैं जिस जगह पे रह रहा हूं मेरे साथ मोस्टली स्टूडेंट्स रहते हैं। और बिलीव मी, मेरे साथ जो 4 स्टूडेंट्स हैं वो पिछले 6 महीने से उनको जॉब नहीं मिल रही। अच्छा, अगर जिस बंदे को जॉब मिल भी जाती है तो आप 20 घंटे काम कर सकते हैं। और यहाँ पे मिनिमम वेज अभी ओंटारियो में $15.5 के लगभग लग रही है। तो अगर आप 20 घंटे काम भी करते हैं, आप एक वीक में 20 घंटे यानी 80 आवर्स आप मंथ काम करेंगे, उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं 15 के साथ, तो लगभग शायद आप $1200 बनाएंगे। अब $1200 में तो आपकी फीस भी नहीं निकलेगी। और कॉस्ट ऑफ लिविंग की बात करूं तो कनाडा में इस वक्त ओंटारियो में आप
आपको बड़े आराम से एक स्टूडेंट 1200-1300-1400 डॉलर उसका अपना लिविंग एक्सपेंस है, तो इसमें आप फ़ी किधर से निकालेंगे? तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। अच्छा, इसी के कंपैरिज़न में अगर ऑस्ट्रेलिया को देखें, जो 2 दोस्त मेरे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनसे मेरी जब बात हुई तो ऑस्ट्रेलिया में कंपैरेटिवली एक तो वेजेस ज़्यादा हैं, सेकंडली वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कम है। तो स्टूडेंट बड़ा ईज़िली वहाँ पे अपने एक्सपेंसेस भी मीट कर लेते हैं डे टू डे, और इसके साथ-साथ वो अपनी फ़ी को भी मैनेज कर लेते हैं। तो क्लियरली एक तो कनाडा आना भी महँगा है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, और सेकंडली आने के बाद भी इकोनॉमिक एस्पेक्ट जो है वो काफ़ी रिस्की है कनाडा में। अब हम बात कर लेते हैं कि पीआर के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। देखिए दोस्तों, कि पहले तो अगर बात करूँ 2 साल 4 साल पहले तक, तो जो भी बंदा कनाडा में स्टडी वीज़ा पे आता था, जो भी स्टूडेंट, वो भले किसी मास्टर्स डिग्री में आया है या किसी डिप्लोमा में आया है। कनाडा में बहुत सारे लोग ऐसे जो बिल्कुल छोटे-छोटे डिप्लोमास में आके वो लोग भी बड़े इजीली पीआर लेते थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के केस में ऐसा 2 साल 4 साल पहले भी नहीं था। ऑस्ट्रेलिया के पीआर रिलेटिवली कॉम्पिटिटिव थी, जो कि कनाडा की बिल्कुल नहीं थी। आज की घड़ी में कनाडा भी मैं कहूँगा कि ऑलमोस्ट उन्हीं लाइन्स पे जा चुका है जो ऑस्ट्रेलिया में है। अब आज की घड़ी में कौन बंदा एक अच्छा कैंडिडेट कनाडा में कंसिडर किया जाता है? दोस्तों, अगर तो आप किसी यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में आते हैं और मास्टर्स लेवल पे या पीएचडी लेवल पे आते हैं, और आपके पास बैक होम जिस भी कंट्री से आप आ रहे हैं वहाँ पे कुछ कुछ थोड़ा बहुत अगर वर्क एक्सपीरियंस है, और आप क्योंकि वहाँ से बैचलर से करके यहाँ पे जब मास्टर्स में आएंगे तो उसकी बेसिस के आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे। और दिस होल्ड्स ट्रू बोथ फॉर बोथ कंट्रीज, इवन इन केस ऑफ ऑस्ट्रेलिया भी। अब वही लोग पीआर लेने में आजकल कामयाब होते हैं कि जो जिनका बैक होम भी कुछ एक्सपीरियंस है, और वो मास्टर्स या पीएचडी डिग्री प्रोग्राम्स में आते हैं, और फिर उसके बाद रीजनल में लोग मूव हो जाते हैं। अगर कनाडा की बात करूँ तो ऐसे एरियाज़ में जो प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स हैं, या कुछ इनके टेरिटरीज़ के प्रोग्राम हैं, या रूरल प्रोग्राम है, डिफरेंट पायलट प्रोग्राम्स आते हैं, और उसके अलावा पीएनपी में भी लोग, तो ऐसे लोगों के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा चांस रहता है। लेकिन जो लोग अगर आएंगे यहाँ पे बैचलर करने आ रहे हैं या छोटे-मोटे डिप्लोमास में आएँगे, तो कनाडा आई वुड से कि कोई अब ऐसा स्कोप नहीं रहा है जैसा पहले था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम वेदर को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर तो वेदर की मैं बात करूँ तो क्लियरली ऑस्ट्रेलिया का वेदर, उसका कोई मुकाबला ही नहीं कनाडा के साथ। अगर मैं कनाडा के रिलेटिवली बात करूँ कि जो हमारे लोगों के लिए बड़ा अच्छा एरिया जीटीए, जिसको हम ग्रेटर टोरंटो एरिया कहते हैं, जिसमें टोरंटो है, स्कार्बरो है, मिसिसागा है, ब्रैम्पटन है, नॉर्थ यॉर्क है, और इसी के साथ के जो सराउंडिंग एरियाज़, इवन हम हैमिल्टन की बात कर लें, विंडसर की बात कर लें, किचनर वाटरलू की बात कर लें, गुल्फ की बात कर लें, तो ये एक ऐसा एरिया है जो बड़ा डेंसली पॉपुलेटेड है हमारी कम्युनिटी के साथ। अच्छा, अगर इस एरिया की मैं बात करूँ तो जिसका वेदर कंपैरेटिवली, मैं अभी अल्बर्टा की या अटलांटिक प्रोविंसेस की बात नहीं कर रहा, जहाँ पे तो बहुत ही हार्श वेदर है। इवन यहाँ पे ओंटारियो के अंदर भी -15 -20 डिग्री तक जाता है, और 3-4 महीने तो टिका के स्नो होती है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो क्लियरली वेदर की अगर मैं बात करूँ तो ऑस्ट्रेलिया इज़ मैचलेस। दोस्तों, आप भी सोच रहे होंगे कि अभी तक तो मैंने सारे ड्रॉबैक्स और डाउन साइड्स ही कनाडा की बताई हैं। लेट्स लेट्स एक्सप्लोर सम अपसाइड्स और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ कनाडा के केस में। देखें, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो कनाडा के केस में आपको ये मिलती है कि अगर आप कनाडा में हैं तो यूएस इज़ योर नेबर, जो कि मतलब सुपर पावर है। वहाँ की इकॉनमी भी दुनिया की बड़ी इकॉनमी है, और वहाँ पे मैं भाई यहाँ पे कनाडा में बड़े लोगों को ऐसा जानता हूँ कि जो यूएस यहाँ बड़ा फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करते हैं, लाइक ट्वाइस इन अ मंथ, या इससे ज़्यादा भी। कई दफ़ा ऐसे है कि 20 दिन वहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ पे उनका कुछ ऐसा बिजनेस का कोई सेटअप है या कोई जॉब इस तरह की है। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट आपको मिलता है अगर आप कनाडा में हैं। तो देन यू आर इन नॉर्थ अमेरिका, एंड कनाडा और यूएस में कोई डिफरेंस नहीं है। सब सब चेन्स एक तरह की हैं, बैंक्स एक तरह की हैं, लाइक ये एक मतलब बड़ा इकोसिस्टम है, उसका पार्ट आप बनेंगे। अब अगर आप कनाडा में आएंगे तो आप कोई आइसोलेशन में नहीं है। लेकिन ये एक ड्रॉबैक ज़रूर ऑस्ट्रेलिया के केस में जाता है कि आप ऑस्ट्रेलिया में हैं तो देन यू आर समवेयर इन आइसोलेशन। वहाँ पे 2-4 बड़े शहरों के अलावा मेरा नहीं ख्याल कुछ इतनी ज़्यादा गहमा-गहमी होगी। अच्छा, अब ये तो हमने पॉइंट्स, मोटे-मोटे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए। अब इसके अलावा और स्पेसिफिकली हम स्टूडेंट के केस में चीज़ें देख रहे हैं, लेकिन वो लोग जो कि ऐसे कैंडिडेट हैं कि जो डायरेक्टली कनाडा या ऑस्ट्रेलिया दोनों की पीआर ले सकते हैं। तो अब उसमें देखिए,
इसके अलावा भी कुछ कंसिडरेशंस होंगी। उसमें आपको ये भी देखना होगा कि आप जिस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जिस ऑक्यूपेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, उस ऑक्यूपेशन की क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में, वो वेरी करेगा। हो सकता है कि आप एक ऐसे शोबे से वाबस्ता हैं कि जिसके प्रॉस्पेक्ट्स कनाडा में बहुत अच्छे होंगे, तो फिर डेफिनेटली आपने उन चीज़ों को देखना होगा। और फिर हो सकता है आपके लिए वेदर इतना मैटर ना कर रहा हो, आपके लिए अपना फ्यूचर, अपना करियर मैटर कर रहा हो, अपनी ग्रोथ मैटर कर रही हो। तो ये फिर मैं समझता हूँ कि इसमें काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिविटी है, और वो फिर आप अकॉर्डिंगली अपनी सर्च करें। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पे ही कंक्लूड करते हैं, और आई होप कि आप इस एनालिसिस से फ़ायदा उठाएंगे। और अगर कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड, तो फील फ्री टू पोस्ट अ कमेंट। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप ऐसा मज़ीद फ्यूचर में कंटेंट देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।